हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फ़ा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, जैसे परसों अभी एनडीए का एग्ज़ाम था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और उस एग्ज़ामिनेशन का अगर हम लोग ने थोड़ा सा एनालिसिस किया है मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो जो हम लोगों को टॉपिक प्रोवाइड कराए गए हैं सिलेबस में, सारे के सारे क्वेश्चन उसी सिलेबस के पैटर्न पर ही पूछे गए हैं। बस थोड़ा सा उसमें अब की बार आयोग ने किया क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़ा सा लेंदी थे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस का अब की बार उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी है। तो अगर जिन भी बच्चों की कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रही होगी और टॉपिक टू टॉपिक उन्होंने क्लियर किया होगा, अपने आप को प्रिपेयर किया होगा, तो निश्चित ही उनका जो आपका पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कुछ घुमा के रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आयोग ने यही कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चंस रहें वो टॉपिक से रहें, सिलेबस से रहें, और अब की बार केवल और केवल थोड़ा सा जो उन्होंने पैटर्न में बदलाव किया है वो केवल ये है कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस का उन्होंने अब की बार प्रायोरिटी दी है। तो आज हम लोग जो हाजिर हुए हैं आपके सामने, ये इसी पर बेस्ड आपका जो परसों पेपर्स हैं एनडीए का, उसके मैथ्स के पेपर के लिए सोल्यूशन के लिए आज हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हो सकेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आज हम लोग जो है इस पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लें, और फिर इसी क्रम में आगे की भी जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको जो 120 क्वेश्चंस आए हैं वो पूरे के पूरे आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने पेपर दिया हो या जो डिफेंस की एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो आयोग के क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, नए क्वेश्चंस होते हैं, वो आने वाली आगे की वैकेंसीज के लिए या आगे आने वाले पेपर्स में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उनके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि अब की बार के लिए महत्वपूर्ण थे। तो चलिए शुरू कर दें बिना किसी देरी लगाए हुए। और हमारे पास जो पेपर है, जो हमको पेपर प्रोवाइड है, वो हमारे पास है एनडीए में डी सीरीज़ का जो पेपर था, उसको पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस हैं, हो सकता है किसी के पास ए सीरीज़ का मिला हो, किसी को बी का मिला हो, किसी को सी का मिला हो, लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे वो सबके एक ही होंगे। उनका जो है पैटर्न है या उनका क्रम है, हो सकता है वो कुछ अलग रहा हो। इस वजह से क्वेश्चन देखते चलेंगे और उनका सोल्यूशन देखते चलेंगे, और जो है जो अन्य सीरीज़ के पेपर होंगे उनमें हो सकता है जो क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हों वो उस क्रम में ना हो, किसी दूसरे क्रम में हो, लेकिन क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया z इज इक्वल टू 1 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन कई सारे आए हैं कि एक जो है लैंग्वेज दे दी जाती है और उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन उसी क्रम में बना करके दे दिए गए हैं। तो तीन क्वेश्चन आपकी बार दिए गए हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है z का मापांक। तो अगर हम लोग बात करें कि पहले क्वेश्चन में जो आपसे है वो मॉड z की रिक्वायरमेंट करी गई है, तो पहला काम क्या करें हम लोग, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो अगर a प्लस आई बी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसके जो कंजुगेट है डिनोमिनेटर का, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें। तो 1 प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2i साइन थीटा, और अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपका रियल पार्ट जो बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो हो जाएगा i 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे कि आपको पता है कि मॉड z का मतलब रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये भी जो इसमें से आएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर अंश को हम लोग हल करेंगे तो अंश आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
पहले से मौजूद है, ये कैंसिल होकर के आपको मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यानी कि पहला का जो क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है वो आपका सही हो जाएगा। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड है, उसमें पूछा जा रहा है कि z शुद्धता वास्तविक, उसके लिए थीटा का मान क्या होगा। शुद्धता वास्तविक अगर हम लोग बात करें तो z हम लोग ने क्या निकाला है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आई 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आई 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कहा जा रहा है कि शुद्धता वास्तविक रहे। शुद्धता वास्तविक का मतलब जो इमेजनरी पार्ट है वो खत्म हो जाए। इमेजनरी पार्ट का मतलब ये जो पार्ट है ये खत्म हो जाए। ये खत्म कब होगा, जब हमारा साइन थीटा 0 हो जाए। अब अगर इसको हमको प्योरली रियल बनाना है, पूर्णतः वास्तविक बनाना है, अगर प्योरली रियल बनाना है तो ये जो आपका टर्म है ये 0 होना चाहिए। और ये कब 0 होगा, जब आपका साइन थीटा 0 हो जाए। अब साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा 0 पर 0 होता है, पाई पर, 2 पाई पर, ठीक है, 3 पाई पर, यानी कि पाई पाई के जो पैटर्न पर अगर हम इसको बढ़ते जाएंगे तो वो 0 हमको मिलता जाएगा। तो यानी कि इसका जो आपका पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, n पाई। थीटा शुड बी n पाई। इस पे आप रखिए, 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई, फिर 2 रखेंगे 2 पाई, 3 रखेंगे 3 पाई। इसी तरीके से ये आपने इन सभी वैल्यूज के लिए जो थीटा है वो 0, साइन थीटा 0 रहेगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर n पे हो जाएगी। इसी का तीसरा पार्ट देखें अगर हम लोग, तो तीसरा पूछता है कि कोण थीटा क्या है ताकि z शुद्धता अधिकल्पित हो, यानी कि इमेजनरी हो जाए। अब इमेजनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट है वो 0 हो जाए। तो अगर हम लोग बात करें प्योरली इमेजिनरी की, तो इमेजिनरी कब होगा, ये इमेजिनरी तब होगा जब ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा, जब हमारा कॉस थीटा 0 हो जाए। अब कॉस थीटा 0 कहाँ पर होता है, कॉस थीटा 90 पर 0 होता है, 270 पर 0 होता है, यानी कि पाई बाई 2 में अगर हम लोग पाई पाई ऐड करते चले जाएंगे तो हमको क्या मिलता जाएगा, कॉस की वैल्यू 0 मिलती जाएगी। तो इस तरीके में हम लोग जो बात करें तो इस पैटर्न पर आपको जो थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2n प्लस का 1 पाई अपॉन 2। रख के देखिए, अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पाई अपॉन 2, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 3 पाई अपॉन 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 5 पाई अपॉन 2। यानी कि जो साइन होता है वो यहाँ पर 0 होता है, यानी कि रियल एक्सिस पर, और जो कॉस होता है वो आपका यहाँ पर 0 होता है। तो जैसे जैसे हम लोग 180 का रोटेशन करते जाएंगे हमको साइन रियल एक्सिस पर जो होगा वो 0 मिलता जाएगा और कॉस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पर 0 मिलता जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसमें बी ऑप्शन सही मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी 3 तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। आपसे कहा गया है कि आपको किसी समांतर श्रेणी में यदि कि एपी का n पदों का जो योगफल है उसके अनुपात दिए गए, यानी 2 समांतर श्रेणियां हैं, पहले का n पदों का अनुपात, n पदों के योगफल का, और दूसरे के n पदों के योगफल का अनुपात आपको दिया गया है p अपॉन q के पैटर्न में, ये आपको दिया गया है। और आपसे अब 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो इसमें एक जो है शॉर्ट ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई 2 समांतर श्रेणियां हैं, कोई 2 एपी हैं, तो उनके जो योगफल का अगर अनुपात आपके पास fn अपॉन gn के फॉर्मेट में अगर दिया गया है, यानी कि अगर 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात इस पैटर्न पर है तो आपको करना क्या है, और अगर आपसे nवें पदों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि tn अपॉन tn डैश की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सिंपली करना है कि जो जहाँ जहाँ n है उसको 2n-1 से रिप्लेस कर देंगे, उसको 2n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमको nवें पदों के बीच का अनुपात मिल जाता है। तो देखिए यहीं पर है कि p अपॉन q आपको दिया गया है, और आपको अगर इसके nवें पदों के बीच में अनुपात निकालना है तो करना क्या होगा, आपको tn अपॉन tn डैश अगर निकालना है तो n को 2n-1 से रिप्लेस कर दी, तो हो जाएगा 2n-1 प्लस का 4 अपॉन में 9 और 2n-1 प्लस का 6। कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 10n-5 प्लस 4 यानी कि 10n-1 और अपॉन में 18n माइनस का 9 प्लस का 6 डेट इज माइनस का 3। अब
पहला क्वेश्चन इसमें से यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ए के प्रथम पद और बी के प्रथम पद का अनुपात, यानी कि आपको इसका पहला पद और इसका पहला पद, अब पहला पद चाहिए तो इसमें आप n बराबर 1 कर दीजिए, तो T1 अपॉन T1 डैश क्या हो जाएगा, यहाँ n की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो 10 माइनस 1 यानी कि 9 और 18 माइनस 3 यानी कि 15 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3/5, यानी कि आपका फोर्थ का डी ऑप्शन सही है। फिर पांचवें में कहा गया उनके 10वें पदों का अनुपात क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब की बार आपको 10वें पदों का अनुपात पूछेंगे, T10 अपॉन T10 डैश पूछा गया है, तो n बराबर 10 कर दीजिए, तो हो जाएगा 100 माइनस का 1 अपॉन 180 माइनस का 3 यानी कि 99 अपॉन 177। कितने से डिवाइड कर दिया जाए, 3 से, तो हो जाएगा 33 और यहाँ 3 से जाएगा तो 3 5 जा 15 और 3 9 20, 33 अपॉन 15 है, यानी कि इसका भी सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कहा गया यदि डी ए का सार्वंतर है और कैपिटल डी बी का सार्वंतर है, डी क्या है, ए का सार्वंतर है और कैपिटल डी जो है वो डी का है। डी जो है आपका ये है सार्वंतर है कैपिटल ए का कॉमन डिफरेंस है, और जो कैपिटल डी है वो है आपका बी का कॉमन डिफरेंस। ए और बी आपको दिए गए हैं, तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सही होगा। अब कौन सा सही होगा, अब अगर हम लोग बात करें एक अनुपात में ही है ये, तो अगर देखिए Tn आपका पहले वाले का क्या है, Tn आया है आपका 10n-1, यानी कि अगर ए सीरीज की बात करें हम लोग तो इसका Tn क्या है 10n-1। साथ में जो भी अनुपात में हम लोग कोई कांस्टेंट जोड़ा मल्टीप्लाई होगा उसको भी हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, और b का जो nth टर्म आया है वो क्या आया है 18n-3। अब अगर हम लोग इसके पद देखें, यानी कि पहला पद क्या बनेगा, n बराबर 1 रखने पर आ जाएगा 9, दूसरा पद क्या बनेगा n बराबर 2 रखने पर 19, तीसरा पद क्या बनेगा n बराबर 3 रखने पर 29। अच्छा यहाँ पर रखिए, पहला पद यहाँ पर क्या बनेगा 18-3 15, दूसरा पद क्या बनेगा 36-3 33, तीसरा पद क्या बनेगा 18-3 54 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 51। अब अगर इनका सार्वंतर देखिए तो इसमें सार्वंतर, इसमें 10-10 का डिफरेंस है और इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 13-13 का डिफरेंस है, सॉरी 18-18 का डिफरेंस है, इसमें 18-18 का डिफरेंस है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 10-10 का आ रहा है और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 18-18 का आ रहा है। तो कौन बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो बी का कॉमन डिफरेंस है वो बड़ा हो जाएगा। तो बी का कॉमन डिफरेंस कौन सा था, तो बी का कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है, तो यानी कि कैपिटल डी जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा स्मॉल डी से। ये आपका यानी कि ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहा जा रहा है p प्लस क्यू एक्स की पावर 9 के द्विपद प्रसार पर विचार कीजिए। ये हमारा p प्लस क्यू एक्स की पावर 9 है, हमने इसका जनरल टर्म लिख लिया 9cr p की पावर n माइनस आर और क्यू एक्स की पावर r, ये हमने लिख लिया। अब 7वां क्वेश्चन कहता है कि x क्यूब और x की पावर 6 के कोफिशिएंट जो हैं वो बराबर है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 की, तो x क्यूब कब बनेगा, जब r बराबर 3 रख दीजिए, तो r बराबर 3 रखने पर इसका गुणांक क्या बन जाएगा, x क्यूब का गुणांक तो हो जाएगा 9c3 और p की पावर यहाँ n की जगह हो जाएगा 9, p की पावर 9 माइनस 3 यानी कि 6 और q की पावर 3, ये हो गया x क्यूब का कोफिशिएंट। और उसका कहा गया x की पावर 6 के बराबर है, तो बराबर कर दिया हमने x की पावर 6 यानी 9c6 और p की पावर 9 माइनस 6 यानी कि 3 और q की पावर 6, तो ये बराबर है, तो q का मान पूछा गया है। और अब देखिए NCR का मान जो हम लोग ने पढ़ते हैं कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर, यानी कि जो 9c3 है वो 9c6 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही कैंसिल आउट हो गए। फिर क्या बचा p की पावर 6 इंटू क्यू क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब और q की पावर 6। अब देखिए ये जो है कट जाएगा तो यहाँ पावर 3 आ जाएगी, यहाँ ये कट जाएगा तो पावर 3 यहाँ आ जाएगी, तो बन जाएगा आपके पास p क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब और आपसे q की वैल्यू पूछी गई है दोनों साइड के। अगर हम लोग
घनमूल ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे तो क्यू इज इक्वल टू पी आ जाएगा, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 8वां कहता है कि प्रसार के मध्य पदों के गुणांकों का अनुपात क्या है। मध्य पद, अब देखिए जरा से यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, ऑड नंबर है। जो पावर 9 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। अब अगर ये ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म इसमें हो जाएंगे इवन, यानी कि 10 9 है तो 10 टर्म इसके बनेंगे। अब अगर 10 टर्म इवन है तो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास पावर ऑड नंबर दी गई है तो मिडिल टर्म का हो जाएगा, मिडिल टर्म्स ये हो जाता है n+1/2th टर्म एंड n+1/2 + 1th टर्म। तो ये दोनों मिडिल टर्म हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 1 10/2, यानी कि 5वां पद और 6ठा पद, ये क्या हो जाएंगे, ये इनके मिडिल टर्म हो जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि गुणांकों का अनुपात क्या है मिडिल टर्म का। अब हमको अगर T5 निकालना है, T5 का मतलब T4 + 1, यानी कि R की जगह 4 रख दें। इसमें जो हमने निकाल रखा है इसका, इसमें R की जगह 4 रख दें तो हो जाएगा 9C4 और P की पावर 9 - 4 यानी कि 5 और Q की पावर 4, ये इसका गुणांक हो गया 5वें पद का। और T6 से मतलब 5 + 1, अब की बार n की जगह 5 रख दीजिए तो 9C5 और P की पावर 9 - 5 यानी कि 4 और Q की पावर 5। फिर इनका क्या करना है, आपको अनुपात निकालना है। अनुपात निकाल दो भाई इसमें, तो 9C4 9C5, फिर वही बात कि NCR NCn - R सेम होगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। फिर P की पावर 4 से ये खत्म हो गया, Q की पावर 4 से ये खत्म हो गया, बचा कितना, P/Q बच गया। तो मध्य पदों के बीच का गुणांक P अनुपात की, यानी कि बी ऑप्शन। और फिर पूछ रहा किस शर्त पर x² और x की पावर 4 के गुणांक बराबर है, क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपसे पूछा x² का गुणांक और x की पावर 4 का गुणांक। तो x² कब निकलेगा, जब x² हम r की जगह 2 कर दें, तो x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो जाएगा 9C2 और P की पावर 9 - 2 दैट इज 7 और Q की पावर 2। ये कब बराबर हो, x की पावर 4 से के गुणांक से, तो हो जाएगा 9C4 और P की पावर 9 - 4 दैट इज 5 और Q की पावर 4। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। तो 9C2 का मतलब 9/2 × 8/1। P की पावर 5 है तो कटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये Q² है ये कटेगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर P² = 9C4 की वैल्यू 9/4 8/3 7/2 × 6/1 और इनटू में क्या बचा, Q² बचा, लेकिन 9 और 8 से तो 9 और 8 कैंसिल आउट हो गए। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 7/12 3 2 × 6 2 2 × 4। यहाँ से केवल बचेगा P² और यहाँ से क्या बचेगा 7/2 और Q²। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P² रेशियो Q² = 7/2, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन शब्द पर विचार कीजिए। देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग ने लिख लिया। अब पूछ रहा इसमें देखिए कितने वॉवल्स कितने कॉन्स्टोनेंट। अगर हम लोग वॉवल्स की बात करें, स्वरों की बात करें तो E I O और U है, E है, I है और O है। और व्यंजन कॉन्सोनेंट की बात करें, अगर हम लोग कॉन्सोनेंट की बात करें तो कौन कौन से बचे, Q बचा, S बचा, T बचा और N बचा। Q S T N ये कॉन्सोनेंट हो गया। यानी कि क्वेश्चन में 4 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं। तो पूछे जा रहे हैं कि 4 अक्षरों वाले कैसे ऐसे सार्थक और निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। 2 स्वर और 2 व्यंजन है, यानी अब की बार आपको जो बनाना है वो आपको बनाना है 4 अक्षर वाले। तो हमने 4 स्थान बना दिए। अब इन 4 में से 2 आने चाहिए वॉवेल, 2 आने चाहिए व्यंजन। तो वॉवेल्स 4 हैं, 4 में से 2 का सिलेक्शन, यानी कि 4P2 कर दीजिए
और ये भी कॉन्सोनेंट में 4 हैं, इनमें भी 2 का सिलेक्शन, यानी कि 4p2 कर दीजिए। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि पहले स्थान पर आपने से 4 वावल हैं, तो 4 में से कोई एक रखा, बचे 3, तो ये 3 रख दिया। फिर कॉन्सोनेंट 2 से भरने हैं, 2 4 रख दिया और फिर 3 भर दिया। तो इस बेसिस पर कितना बन जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 यानी कि 144 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 8 अक्षरों वाले कैसे ऐसे सार्थक निरर्थक बनाया जा सकते हैं व्यंजन स्वर एकांतर स्थानों पर आते हों। तो 8 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को एकांतर क्रम में अल्टरनेट रखना है। तो 4 हैं और 4 वो हैं, तो पहले स्थान पर जैसे हमने यहाँ वॉवेल्स, यहाँ वॉवेल, यहाँ वॉवेल और यहाँ वॉवेल, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट और यहाँ कॉन्सोनेंट, तो रख दीजिए। तो भाई कॉन्सोनेंट वॉवेल्स कितने हैं, 4 हैं, तो हो जाएगा 1 कम हो गया, 3 2 1। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट भी 4 है, तो कोई 4 में से कोई एक, अब 3 कॉन्सोनेंट बचे, 3 रखा, 2 रखा और 1 रखा, सबको मल्टीप्लाई करा दिया। कितना हो जाएगा ये, 16 9 4, यानी कि 16 9 4, 16 9 144। और 144 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें, 16 9 4, 16 9 144, और 144 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें और 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 576, ये आ जाएगा 576। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 8 अक्षरों वाले ऐसे कैसे सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं सभी व्यंजन एक साथ आते हों। अब सभी कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है, यानी कि जब आप 8 शब्द भर रहे होंगे, 3 4 5 6 7 8, तो जो कॉन्सोनेंट हैं अब उनको एक क्या करें हम लोग, बांध के रख दिया, यानी कि इस पूरे चारों को एक यूनिट बना दिया। जब ये एक यूनिट बन जाएंगे तो यहाँ पर तो भाई केवल कॉन्सोनेंट भरे जाएंगे, ठीक है, इसमें तो कुछ शक नहीं है। बाकी बचे 4 ये हैं, और अब ये पूरी एक यूनिट बन गई, ये एक साथ रखे जाएंगे, तो ये हो गया, एक स्थान ये हो गया और 4 स्थान ये हो गए, यानी कि 5 फैक्टोरियल तो ये हो गया केवल क्या, जब कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हों। लेकिन जो कॉन्सोनेंट अंदर हैं वो भी तो अपनी जगह केवल बदल सकते हैं भाई, कोई पहले दूसरे तीसरे चौथे पर है तो कोई पहले पर आ गया, कोई तीसरे पर चला गया, कोई दूसरे पर आ गया, तो यानी कि ये कितने स्थानों से बदल सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 और 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24। तो कितना हो जाएगा ये 48 का 8 हासिल गया, 4 28, तो 2880 हो जाएंगे इसमें, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। कहा जा रहा है कि डेल्टा जो है वो एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डेल्टा है, और कहे गए हैं कि C11 C12 C13 A11 A12 A13 के क्या है, कोफैक्टर है। तो देखिए हमने लिख लिया, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ये C11 हो गया कोफैक्टर A11 का, ये कोफैक्टर हो गया A12 का, और वो कोफैक्टर हो गया A13 का। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 13 नंबर, यानी कि A11 और C11 फिर प्लस A12 C12 प्लस A13 और C13, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये अगर आप देखिए, ध्यान दें कि अगर हम लोग A11 के सापेक्ष इसका प्रसार कर दें, एक्सपैंड कर दें, तो देखिए यही मिलेगा आपको, A11 फिर इसको बंद करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, A12 ये लाइन बंद होगी, ये होगी, तो ये यानी C12, और A13 तो ये, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल डायरेक्टली आपके पास इसको ये डेल्टा हो जाएगा, यानी कि प्रसार करने पर यही बनता है। फिर 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर कहता है कि A21 इंटू C11 प्लस A22 इंटू C12 प्लस A23 इंटू C13, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। A21 तो A21 ही रहेगा, C11 की जगह क्या आ जाएगा, C11 की जगह ये आ जाएगा, यानी कि A22 इंटू A33 और माइनस A32 इंटू A23, ये हो गया, प्लस A22
तो इसकी वैल्यू अगर C12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो A22 और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 और फिर प्लस A13, तो हो जाएगा A13 और इसको रखेंगे तो A21 A32 और माइनस A31 A22, ये लिख लिया। अब इसको अगर हम लोग ध्यान दें A21 A22 A33, देखिए ये प्लस का है, A21 A22 A33, अब A22 अंदर जाएगा तो ये प्लस का ये माइनस में कट जाएगा, फिर A21 A32 A23 और 3223 कहाँ जा सकता है A21 चलिए इसको प्रसार करते हैं। A13 की वैल्यू A2122 3132, तो ये बन जाएगा A21 A22 A33 माइनस A21 A32 A23 माइनस A22 A21 A33 प्लस A31 A22 A23, उसके बाद फिर प्लस A13 A21 A32 और माइनस A13 A31 A22, कुछ कटे पिटेंगे, ये वाला टर्म 212233 212233 कट जाएगा और एक छोटी मिस्टेक थी, यहाँ पर हमने 13 लिख रखा था, या 23 होगा, तो अब देखिए 213223 माइनस का और 213223 प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 312223 312223 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 15 की, 15 में देखिए कहता है कि इसकी वैल्यू बताओ कि A21 और A31 और A11, फिर A23 A33 A13 और A22 A32 A12, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू निकालें, एक्सपेंड करें A21 और इनटू में A33 माइनस इंटू A12 और माइनस का A32 इंटू A13 माइनस A31 31 के साथ 2312 A23 इंटू A12 और माइनस A22 A13, इनटू में क्या आ जाएगा 2312 माइनस A22 A13 और प्लस फिर A11 2332 A2332 और माइनस 2233 A22 और A23। अब अगर हम लोग इसको ध्यान दें, इसका अगर एक्सपेंशन करते हैं तो A11 A22 A33 माइनस 3223, तो अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो देखिए ये A11 A22 A33 और माइनस का A11 A32 A23, तो ये देखिए लिखा है A11 A22 A3 और माइनस का A11 A23 A32, यानी कि केवल और केवल माइनस का अंतर फर्क पड़ रहा है। तो अगर इसको एक्सपेंड करने पर डेल्टा मिल रहा है, इनमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो ये भी आपको डेल्टा ही देगा, लेकिन क्या हो जाएगा ये माइनस डेल्टा हो जाएगा, यानी इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है कि कॉसेक माइनस 73 पाई बटा 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपको चाहिए कॉसेक माइनस 73 पाई बाई 3। अब देखिए इसकी वैल्यू बतानी, तो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, पहली चीज़ तो हो जाएगा माइनस का कॉसेक
और 73 पाई बाई 3। फिर इसको हम लोग 73 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई के फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है 24 पाई और प्लस पाई बाई 3। देखिए 24 से 72 प्लस 1 73 पाई हो जाएगा ये। अब ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 पाई का मल्टीपल है ये। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी आपकी 2 पाई प्लस थीटा बराबर थीटा होता है। तो ये आपका बन जाएगा माइनस का कॉसेक पाई बाई 3। और कॉसेक पाई बाई 3 की वैल्यू जैसे साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 का मान √3/2, तो कॉसेक का हो जाएगा 2/√3, तो हो जाएगा माइनस का 2/√3। तो इसकी आपकी बी ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर की बात करें, 17 नंबर कहता है कि कॉसेक 5 पाई बाई 17, सॉरी कॉस 5 पाई बाई 17 और प्लस कॉस 7 पाई बाई 17 और प्लस 2 कॉस 11 पाई बाई 17 इंटू कॉस पाई बाई 17। तो इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो ऐड करिए 5 पाई प्लस 7 पाई यानी 12 पाई बाई 2, 12 का मतलब 6 पाई, तो हो जाएगा ये 6 पाई बाई 17 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 5 पाई माइनस 7 पाई यानी कि माइनस का 2 पाई और बाई 2 करेंगे तो माइनस का पाई, और कॉस पर माइनस का फर्क नहीं पड़ता, यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो हो जाता है ये बन जाएगा आपके यहाँ से कॉस पाई बाई 17 और प्लस क्या लिखा हुआ है आगे 2 कॉस 11 पाई बाई 17 और इंटू में कॉस पाई बाई 17। इन दोनों से अगर हम लोग 2 कॉस पाई बाई 17 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 17 को अगर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा कॉस 6 पाई बाई 17 और प्लस का कॉस 11 पाई बाई 17। फिर से अगर इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी को अप्लाई करें तो ये टर्म तो रहेगा ही, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी यानी कि 11 पाई प्लस 6 पाई यानी कि 17 पाई बाई 2, तो 17 पाई बाई 2 और एक 17 डिनोमिनेटर में पहले से है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी कि 6 पाई माइनस, तो हो जाएगा 5 पाई अपॉन 2 और इंटू में 17। देखिए ये 17 से ये 17 खत्म, बचा कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 की वैल्यू 0 है और सारे के सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी, यानी कि इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है tan 3 पाई बाई 8, इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब अगर हम लोग बात करें कि tan 3 पाई बाई 8 होता कितना है, 3 पाई बाई 8 की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा पाई बाई 8। पाई बाई 8 को देखो कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि tan पाई बाई 4 इसकी वैल्यू जानते हैं हम लोग, tan थीटा बाई 2 के जो फॉर्मूले हैं उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। tan पाई बाई 4 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2 tan थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8, ये हो गया। tan 45 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, तो अगर हम लोग इसको आगे लिखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2 tan पाई बाई 8। और क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस का 2 tan पाई बाई 8 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये tan पाई बाई 8 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको कैलकुलेट करना है, फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को अगर हम लोग इसमें अप्लाई करें तो देखिए tan पाई बाई 8 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का b की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, तो हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन 2a की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 8 का मतलब 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 2 यानी कि -1 प्लस माइनस रूट 2।
तो ये होगी tan पाई बाई 8 की वैल्यू, ये होगी tan पाई बाई 8। इसमें से हम लोग पॉजिटिव साइन को ले रहे हैं, तो माइनस का 1 प्लस का √2, ये आ गया tan पाई बाई 8। आपको चाहिए 3 पाई बाई 8। अब देखो जो 3 पाई बाई 8 है उसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 8। देखिए इसको करेंगे तो 2 पाई, एलसीएम लेंगे तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। तो इसको tan a प्लस बी के फॉर्मूले से अगर ओपन करें तो हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि 1 माइनस पाई बाई 4 इंटू में पाई बाई 8। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो tan a की वैल्यू हो जाएगी tan 45 की वैल्यू 1, पाई बाई 8 की वैल्यू -1 प्लस का √2 अपॉन 1 माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 और माइनस का 1 प्लस का √2। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि √2 अपॉन, इसको करेंगे -1 अंदर जाएगा तो 1 प्लस का 1 और माइनस का √2, तो बन गया ये √2 अपॉन 2 माइनस √2। अगर √2 को हम लोग डिनोमिनेटर से कॉमन ले ले काटते तो हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1। फिर √2 माइनस 1 को हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, यानी कि √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √2 प्लस 1 से डिवाइड, तो हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 माइनस 1 डेट इज 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या √2 प्लस 1 अपॉन 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा √2 प्लस 1। तो tan 3 पाई बाई 8 की वैल्यू √2 प्लस 1 आ जाएगी। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि tan इनवर्स cot cosec इनवर्स 2, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसको काम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि cosec इनवर्स 2 को अगर हम लोग थीटा लेट कर लें तो हो जाएगा यहाँ से cosec थीटा इज इक्वल टू 2, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 1/2। तो अगर ये 1/2 हो गया तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए। अगर ये थीटा है तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास √3। अब आपको चाहिए इसको कॉट बनाना है, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉट थीटा आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि √3। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कॉट इनवर्स √3। और थीटा था क्या, थीटा था कॉसेक इनवर्स 2, यानी कि आपने कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कॉट के फॉर्मेट में निकाल ली, कॉट इनवर्स √3 यूज कर लीजिए इसको अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो हो जाएगा tan इनवर्स और कॉट, कॉसेक इनवर्स 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स √3। तो देखिए कॉट और कॉट इनवर्स ये खत्म, बचे कितने tan इनवर्स और इधर बचा √3। और tan इनवर्स √3 यानी कि √3 tan पर कब होता है, √3 tan पर होता है tan 60 की वैल्यू, तो हो जाएगा ये π/3, π/3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि sec x इज इक्वल टू 25/24, sec x इज इक्वल टू 25/24, तो और x चौथे चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर sec x इतना है तो cos x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा 24/25। तो अगर हम बना लें ये x है तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 24, ये 25, परपेंडिकुलर हो जाएगा 7, ये ट्रिपलेट्स होते हैं 7, 24, 25। तो ये बन गया cos x की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए क्या tan x चाहिए, तो tan x की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, tan x बनेगा 7/24। लेकिन ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यानी कि tan जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी कि ये हो जाएगा। और अगला पूछा गया है sin x, तो sin x की वैल्यू क्या बनेगी 7/25, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव तो ये भी निगेटिव। अब आपको sin x प्लस tan x की वैल्यू चाहिए, sin x प्लस tan x वैल्यू रख दीजिए। sin x की जगह हो जाएगा माइनस का 7/25, tan x की जगह हो जाएगा माइनस का 7/24। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 343/600। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 कहता है tan स्क्वायर 165 और प्लस cot स्क्वायर 165,
इसको देखिए लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस 15, तो ये हो जाएगा tan एक्स से माइनस थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा तो प्लस कर दो, यानी कि ये बनेगा आपके पास tan स्क्वायर 15 और प्लस कॉट स्क्वायर 15। अब अगर हम लोग tan 15 की वैल्यू निकाल लें तो ये आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। तो tan 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है, tan 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये tan 15 हो गया। तो अगर ये tan 15 है तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 + 1 4 माइनस का 2√3 अपॉन में 4 प्लस का 2√3, तो हो जाएगा 2 माइनस का √3 अपॉन में 2 प्लस का √3। फिर क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये तो tan स्क्वायर 15 की वैल्यू आ गई। कॉट क्या होगा, इसी का अपोजिट करने कॉट बन जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू रखना शुरू करें तो हो जाएगा 2 माइनस का √3 अपॉन 2 प्लस √3 और प्लस 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, एलसीएम ले लेंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 माइनस 2√3 और प्लस 4 और प्लस √3, सॉरी यह 7 हो जाएगा, ये 7 और ये 7 हो जाएगा 4√3 और ये हो जाएगा 4√3 अपॉन a + b - b, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। क्या आंसर आ जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, 7 7 14, यानी कि 14 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। और 24th डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, ये पूछा है आपसे साइन 2n पाई प्लस का 5π/6 और इनटू में साइन 2n पाई माइनस का 5π/6, तो साइन a + b साइन a माइनस बी होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो साइन स्क्वायर a का मतलब साइन स्क्वायर 2n पाई और माइनस साइन स्क्वायर 5π/6। अब 2n पाई 2 पाई का मल्टीपल यानी 360 की वैल्यू साइन में 0 होती है, तो हो जाएगा 0 और माइनस साइन स्क्वायर साइन π/6 5π/6 लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6 स्क्वायर लगा है, और साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा स्क्वायर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर π/6। साइन π/6 की वैल्यू साइन π/6 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगाए तो 1/4, माइनस लगाए तो माइनस के 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। देखिए 25 क्वेश्चन कहता है कि 1 + 2 sin x + cos x sin x - cos x की वैल्यू अगर 0 है तो x के कितने मान लिए सकते हैं जब x 0 से 360 यानी कि बीच का है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 sin a + b इंटू सॉरी ये a + b - b के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस का 2 0 है, सॉरी इक्वल में 0 है, तो अगर हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x यानी कॉस 2x, तो 1 माइनस का 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिल जाएगा आपको cos 2x इज इक्वल टू 1/2। अब cos 2x की वैल्यू 1/2 कब कब हो सकती है, बहुत बार हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग इस बाउंडेशन को देखेंगे 0 से 360 के बीच में cos कब 1/2 दे देगा, तो ये आपको जो है 2 बार देगा, और पॉजिटिव लेना है तो केवल 2 बार, 360 0 से 360 के बीच में ये 2 बार 1/2 की वैल्यू को रिपीट करेगा, और पॉजिटिव है तो एक बार आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यानी कि इसके वैल्यू 2 हो सकती हैं, केवल 2 बार, एक बार हो जाएगा ये π/6 और एक बार हो जाएगा माइनस का π/6। x की वैल्यू ये 2 रखी जाएगी तो आपको 1/2 मिलेगा, यानी इसके केवल 2 मान पॉसिबल है, 2 मान संभव है, 0 से 360 के बीच में 2 मान केवल इसमें से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ये आपका अब स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 75 डिग्री कोण बनाते हुए आपको बताइए। तो मूल बिंदु से गुजर रही है और 75 डिग्री का कोण बना रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है और 75 डिग्री का कोण बना, यानी कि कुछ इस प्रकार से रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी 75 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा, ये रेखा। अब कह रहा रेखा बिंदु 1, अच्छा इसका वो क्या इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = mx इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म,
और y इक्वल टू एम की जगह हो जाएगा tan 75 इंटू में x। अब tan 75 की वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हैं? 30 प्लस 45 करके, तो 30 प्लस 45 करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3। अगर हम लोग tan 75 की वैल्यू को निकालें 1 प्लस, तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू को निकालें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू में x। ये इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब पहला पॉइंट पूछता है कि बिंदु 1, 1/2 माइनस रूट 3 से गुजरती है। क्या अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 1/2 माइनस रूट 3 आएगी? चेक कर लीजिए क्या ये बिंदु 1, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब न्यूमरेटर में 1 बनाना है, यानी कि हमको न्यूमरेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यानी कि रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड। तो हो जाएगा ये a प्लस बी माइनस बी का 3 माइनस 1 यानी कि 2 अपॉन होल स्क्वायर बनेगा, तो 3 प्लस का 1 माइनस का 2 रूट 3, तो 4, तो यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो ये बिल्कुल सही है कि x बराबर 1 रखने के पर y की वैल्यू 1/2 माइनस रूट 3, यानी कि पहला वाला जो पॉइंट है वो सही है। और फिर पूछता है कि रेखा पूर्णतः प्रथम और तीसरे चतुर्थांश में है, तो क्या बताइए ये प्रथम और तीसरे चतुर्थांश में? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये पहला पॉइंट भी सही हो जाएगा और दूसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा, यानी कि इसके दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन से हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, कहा जाए कि P जो है 3,4 अक्षों के बीच का एक रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखिए हमने एक रेखा बनाई, रेखाखंड का मध्य बिंदु यानी कि ये अक्षों के बीच का जो पॉइंट है उसका मध्य बिंदु 3,4 है। तो पूछ रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या है। अगर ये देखिए ये पॉइंट होता है, ये होता है a, 0 और ये पॉइंट होता है 0, b। अगर इसकी बात करें हम लोग, ये अगर मध्य बिंदु है तो a प्लस 0/2 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये a पॉइंट और b का मध्य बिंदु है। तो हो जाएगा a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 और 0 प्लस b/2 इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। तो a पता, b पता और रेखा का अंतःखंड रूप x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 4x प्लस 3y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का आधार AB y अक्ष पर इस प्रकार से कि AB के मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। देखिए कि हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है, ये AB है, B मूल बिंदु के ऊपर है और AB का मिड पॉइंट जो है वो मूल बिंदु पर यानी कि ओरिजिन पर आ रहा है। अब अगर ये टोटल 8 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 8। हम इसके हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। अगर ये 8 है और ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी, निकाल लीजिए इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि 64 इज इक्वल टू 16 प्लस, अगर हम इसको OC मान लें, OC का स्क्वायर, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 16 और 64 में से अगर 16 जाएगा तो 54 48, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 48 और 48 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 16 3 जा, तो OC की वैल्यू आ जाएगी OC इज इक्वल टू 4√3। OC हम लोगों को पता चल गए, OC की वैल्यू आ जाएगी 4√3। अगर ये 4√3 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4√3, 0। ठीक है, अब ये 4 ऊपर है 4 नीचे है, टोटल 8 सेंटीमीटर में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -4। अब आगे कहता है कि 8, 0 से गुजरने वाली रेखा और भुजा AC के समांतर। अब एक कोई पॉइंट है 8, 0 यानी कि 4√3 अगर यहाँ है तो 8, 0 इसके आगे होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा 8, 0। तो ऐसी लाइन जो 8, 0 से गुजर रही है, ये इस लाइन के हमको बताना है, ये AC के पैरेलल में है और 8, 0 से जा रही है। अब अगर 8, 0 से जा रही है और AC के पैरेलल है तो जो AC की स्लोप होगी वही इसके लिए भी काम करेगी। तो हमको सबसे पहले निकालने कि स्लोप ऑफ AB यानी कि AC की प्रवणता, स्लोप ऑफ साइड AC, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 4√3, तो हो जाएगी 1/√3।
अब ये 1/√3 अगर इसकी है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो इसकी भी स्लोप जो m हो जाएगी वो भी 1/√3 हो जाएगी। अब 8,0 से जा रही है और स्लोप हमको पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 यानी कि 0 इज इक्वल टू m यानी कि ये, और x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो हो जाएगा ये √3y इज इक्वल टू x माइनस का 8, डेट इज x माइनस √3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3,2 ये सेंटर हो गया। तो 4 और 6 का धनात्मक अंतःखंड बनाने वाले केंद्र जिस रेखा पर स्थित है। अब ये ध्यान दीजिए कि 3,2 जिसको भी सेटिस्फाई करेगा वही इसको क्या कर देगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग पहले में रखें 3,2 तो 6 माइनस 2 4 प्लस 1 नहीं आएगा। दूसरे में रखें 3,2 तो 9 और माइनस का 4 माइनस 1 ये भी नहीं आएगा। तीसरे में रखें 3,2 9 माइनस 4 यानी कि 5 और 5 प्लस 6 11 ये भी नहीं आएगा। अगर हम लोग पहले में रखें 3 6 माइनस 2, ये थोड़ा सा हम लोग ने गलत ले लिया। यहाँ पर इसको 4 लिया जाए और उसको 6 लिया जाए। निर्देशांक अक्ष यानी कि x अक्ष पर 4 का और y अक्ष पर 6 का, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। और अगर हम लोग पहले में रखेंगे 4 माइनस 3 यानी कि 1 और प्लस का 1 बराबर जो नहीं आएगा। अगर दूसरे में रखेंगे 6 और माइनस 6 माइनस 1 ये भी नहीं आएगा। 6 माइनस 8 और अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन में रखें 3x माइनस का 4y और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, देखिए सेटिस्फाई कर रहा। 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 और प्लस का 6 12 माइनस 12 0, यानी कि ये जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरी लाइन 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0, ये इसके ओरिजिन से होकर के पास होती होगी। इसका 30 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक दीर्घवृत्त का केंद्र 0 0 पर है। ठीक है, हमने 0 0 पर बना दिया और दीर्घ अक्ष y अक्ष है, यानी दीर्घ अक्ष जो है y अक्ष पर, इसका जो प्रसार है वो y अक्ष पर हो गया। फिर क्या कहते हैं कि केंद्र जिस यदि यह 3,2 और 1,6 से गुजरता है। अगर हम इसकी इक्वेशन माने तो हो जाएगी x² अपॉन a² और प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो पहला पॉइंट क्या है कि 3,2 से गुजरता है, तो 3,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। ये ध्यान देना है कि जो b² है वो a² से बड़ा है। अब अगर हम लोग बात करें कि 3,2 इसको सेटिस्फाई करता है तो हो जाएगा 9/a² और प्लस 4 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और 1,6 भी इसको सेटिस्फाई करता है, तो x जगह 1 कर देंगे तो 1/a² और प्लस 36 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग a² और b² की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a² इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो a² की वैल्यू इसको 10 आ जाएगी, और अगर a² की वैल्यू 10 आ जाएगी तो b² की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40। अब उत्केंद्रता बतानी है, एसेंट्रिसिटी बतानी है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है a² इज इक्वल टू b² और 1 माइनस e²। a² करके 10 हो गया, b² करके 40 हो गया, 1 माइनस e² हो गया, तो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस का e², डेट इज e² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 डेट इज 3/4 और e इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2, यानी कि ए ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। तो साथियों आज हम इतने ही पर रोकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट हैं, जो भी अपडेटेड वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। और मैथ्स से रिलेटेड अगर कोई भी स्टूडेंट अगर डिफेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो NDA हो, चाहे वो एयरफोर्स हो,
ठीक है। अगर आप टेक्निकल ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आप साथ ही साथ कोई ऐसे स्टूडेंट जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चर वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से मैथ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको क्लियर कराएंगे। तो अगर आप में से कोई इसको जो है आपका साथी या कोई भी इसको इस क्षेत्र में तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा और इस चैनल के माध्यम से उसको अपडेट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।